वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, आज हम आपका ग्रामर का राइटिंग पोर्शन करेंगे। इसके अंदर हम लेटर्स एंड पैराग्राफ्स करेंगे, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से नोट डाउन भी कीजिएगा। देखिए, ऐसे फर्स्ट में आपकी जो वीडियोस आई हैं उस हिसाब से आपको मालूम हो गया होगा कि जो हमारे लेटर्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है? फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को ही हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं, है ना? और उनका फॉर्मेट भी आपको पता चल गया क्योंकि उसके अंदर मैंने बता दिया था आपको। तो अब हम डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना? चलिए, तो आपका ये जो लेटर है, ये किसको लिखना है बेटा? ये आपको लिखना है ट्रांसपोर्ट कंपनी को, ठीक है? और ट्रांसपोर्ट कंपनी को लिखना है, और जो बस कंडक्टर होते हैं उनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब बदतमीजी से बात करते हैं, तो उसके लिए आपको कंप्लेंट करनी है, ठीक है ना? तो ये इसलिए आप ये लिखने जा रहे हैं। तो एक तरीके का लेटर है, लेकिन लेटर कौन सा वाला है? फॉर्मल लेटर, यानी एक तरीके से एप्लीकेशन है ना? क्योंकि हम जो इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं वो अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, बाकी जितने भी ऑफिशियल्स को हम लिखते हैं वो क्या होता है? वो फॉर्मल लेटर होता है या फिर एप्लीकेशन कहलाती है वो। तो आप देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी आपका एड्रेस आएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे रैंडम एड्रेस लिख दिया है, कोई भी आप अपना एड्रेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या कभी कहीं और आपको लिखने की जरूरत पड़े तो आप अपना ही एड्रेस लिखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये एड्रेस आ जाएगा। सबसे पहले आपका हाउस नंबर 349, स्ट्रीट नंबर 35, विजय पार्क, दिल्ली 53, ठीक है? उसके बाद आप ये जो एरो बनाए यहाँ पर आपको लाइन छोड़नी है, तो यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ देंगे, है ना? उसके बाद यहाँ जो डैश है, इस डैश के अंदर आपको डेट लिखनी है। तो डेट आज मान लीजिए सपोज कि आज है 7 जनवरी, है ना? तो 7 जनवरी 2022, ठीक है? इस तरह लिखेंगे आप डेट। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद अब आएगा रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको आपने ये लेटर लिखा है, जिसको आपने ये फॉर्मल लेटर की एप्लीकेशन लिखी है, उसका एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है ना? तो किसको लिखा है हमने? ट्रांसपोर्ट कंपनी को। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के भी हेड से हम बात करना चाह रहे हैं, तो लिखेंगे द जनरल मैनेजर, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, सिंधिया हाउस, न्यू दिल्ली, ठीक है? तो ये हो गया उनका एड्रेस। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद बेटा आप यहाँ पर लाइन छोड़कर फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये है किस बात के लिए लिखा गया है ना, किस चीज के रिगार्डिंग लिखा गया है ये लेटर। तो हम यहाँ पर हम लिख रहे हैं भाई कंप्लेंट अगेंस्ट बस कंडक्टर बिहेवियर, यानी बस कंडक्टर के बिहेवियर के अगेंस्ट आपको कंप्लेंट करनी है, इसलिए आपने ये लेटर लिखा है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है ना? आपको एरोज नहीं बनाना है, आप डायरेक्ट लाइन छोड़िएगा, ठीक है? उसके बाद फिर सर लिखेंगे, यानी जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं। अगर मैम है तो मैम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे जो लेटर है उसकी मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। मेन बॉडी का मतलब क्या हुआ? यानी अब आप यहाँ पर जो है जो बात आपको कहनी है वो आप स्टार्ट कर देंगे। लेटर बहुत खींच तान के नहीं लिखना है आपको, मुख्तसर ही होना चाहिए। तो मेन कंटेंट स्टार्ट करते हैं हम। I wish to draw and focus your mind on the unworthy and unwarranted behavior of bus conductor or employees working under your kind control. तो अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आपकी जो आपका फोकस जो है, आपका जहन जो है वो इस तरफ लेकर आना चाहता हूँ कि आपके जो बस कंडक्टर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ही ज्यादा अनवर्दी, यानी बिल्कुल ही नाकाबिले फरामोश बिहेवियर कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं वो, हालांकि वो आपके काइंड कंट्रोल में है, यानी आप उनके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल है आपका, लेकिन आपका काइंड कंट्रोल भी है, उसके बावजूद भी वो अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे लोगों के साथ। वेरी ऑफन दे ट्रीट द पैसेंजर विद कंप्लीट डिस्गस्ट, डिसरिगार्ड एंड डिसगाइज। कह रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि वो पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा कमतर हकीर समझते हैं ना, बहुत गुस्से से उनसे बात करते हैं। टुवर्ड्स द सीनियर सिटीजन एंड लेडीज दे आर नेवर कर्टियस। कह रहे हैं और सीनियर सिटीजन और लेडीज के लिए भी उनके अंदर कोई भी मतलब नम्रता नहीं है, कोई भी मतलब इज्जत नहीं है, ठीक है? मोस्ट ऑफन दे फेल टू क्लाइम द बस एंड फॉल ऑन द रोड कॉजिंग अ सीवियर एक्सीडेंट। और कई बार ऐसा होता है कि वो बस में चढ़ भी नहीं पाते हैं, कई बार गिर जाते हैं उनकी हपड़ा दबड़ी की वजह से, जल्दी की वजह से, और बहुत सीवियर एक्सीडेंट्स भी हो जाया करते हैं। समटाइम्स द बसेस आर नेवर वॉश्ड और क्लीन एंड हाइजीनिक। और कई बार ऐसा भी होता है कि बसेस जो है बहुत ही गंदी होती है, साफ नहीं होती और बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होती है, ठीक है? तो ये सारी क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। देखिए बेटा, अभी तो मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने बस में ट्रैवल किया है नहीं किया है, लेकिन जिनकी डेली की अप डाउन होती है, यानी जो जॉब पर जाते हैं बस के थ्रू या कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो उनको बस का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है ना। और अगर उसमें से बस ड्राइवर या कंडक्टर कोई भाई बदतमीज हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब आप चढ़ रहे हैं और अचानक से उन्होंने बस चला दी तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है कि सपोज कोई रोड पे गिरा और दूसरी बस आके चली गई तो उसमें से गुजर गई तो वो मर ही जाएगा ना, वो ये हाथ पैर भी टूट सकता है ना। तो ये सब चीजें जो होती है ना, इसके लिए ड्राइवर को भी कंडक्टर को भी बहुत ज्यादा सिंसियर होना चाहिए, बहुत ज्यादा हम्बल होना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए हमने यहाँ पर कंप्लेंट की है कि भाई इसकी वजह से जो है बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कि मतलब इतना रूड बिहेवियर है उनका, वो बिल्कुल भी जो है इज्जत नहीं करते हैं ना बूढ़ों की और ना ही महिलाओं की। तो ये हमारी कंप्लेंट है बेसिक, है ना? उसके बाद फिर आपने अभी फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका। तो हमें बहुत बड़ा तो लेटर नहीं लिखना है, बड़ा अगर हम लिखते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 पैराग्राफ्स में होता है, छोटे छोटे से, है ना? लेकिन हमने सिर्फ 2 पैराग्राफ का लिखा है। तो फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है।
It is my humble suggestion that these kinds of conductors or employees need moral and traffic training. They may be taught the very first lesson of civility. तो आप कह रहे हैं, अब यानी आप क्या कह रहे हैं कि मेरा ही सजेशन है कि आप जो है कंडक्टर्स को और जो भी काम करने वाले हैं उनको सबसे पहले ना मोरल एजुकेशन की जरूरत है। नैतिकता उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, रहमदिली नहीं है, ठीक है। और उनको ट्रैफिक ट्रेनिंग भी आनी चाहिए कि कहाँ पर बस रोकनी है, कहाँ पर चलानी है, ये भी वो कई बार जो है फरामोश कर जाते हैं। और सबसे पहले इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके अंदर सिविलिटी होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, है ना। यानी एक कल्चरल आदमी कैसे समाज में रहता है उसको ये पता होना चाहिए, उसको इज्जत करनी चाहिए, बूढ़ों की भी, महिलाओं की भी, और सबको जो है मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तो मतलब हर किसी पे गुस्सा करना, चीख पुकार करना, है ना, या फिर बदतमीजी से बात करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये आप चाहते हैं उनसे, है ना, ये आपने कही अपनी बात। उसके बाद आप यहाँ पर थैंक यू लिख देंगे, फिर आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे और लास्ट में लिखेंगे योर्स फेथफुली, और लास्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको एड्रेस भी देते हैं और आपका नाम भी देते हैं, तो जो एड्रेस और क्वेश्चन में जो नाम दे रखा है उन्होंने वही आपको लिखना है ना। ये नहीं कि फिर आप अपना लिखें, जो देंगे क्वेश्चन के अंदर उसके हिसाब से लिखना है। हालांकि लेटर्स आजकल जो है बहुत चलते नहीं, क्योंकि आजकल तो नेट का जमाना है, मोबाइल पर आप कोई भी बात कर सकते हो, लेकिन जितने भी ऑफिशियल होते हैं ना उनको आपको लेटर ही देना पड़ता है। तो लेटर लिखना आपको आना चाहिए। इवन सपोज कि आप स्कूल में हैं, आपको कहीं हाफ डे चाहिए, है ना, तो तब भी आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये सब आपको, ये चीजें आपको आनी चाहिए, इसका फॉर्मेट भी पता होना चाहिए और कंटेंट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेटर। अब उसके बाद दूसरा लेटर देखते हैं। ये दूसरा लेटर है आपका, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट गिवन। कह रहे हैं कि आपको अपनी मदर को लेटर लिखना है कि आपने उस टेस्ट के बारे में आप बताएंगे जो आपने अभी अभी दिया है, ठीक है। मतलब जैसे सपोज कि आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर कहीं पर एग्जाम देने के लिए दूर कहीं गए हुए हैं, तो वहां से आप जो अपनी मदर को कोई लेटर लिख रहे हैं बताने के लिए कि भाई कैसा आपका टेस्ट गया, कैसे आपके एग्जाम्स गए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, वही आएगा सबसे पहले सेंटर से एड्रेस, यानी आपका एड्रेस, यानी आप कहाँ पर है, तो यानी यहाँ पर आप एग्जामिनेशन हॉल में है, तो एग्जामिनेशन हॉल नोएडा सेक्टर 62, ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर डेट डालेंगे, है ना। तो आज क्या डेट है भाई, आज है 7 जनवरी, मान लीजिए कि आज है 7 जनवरी, है नहीं, 2022, ठीक है बेटा। उसके बाद आप यहाँ पर फिर एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे डियर मदर, यानी आप मदर से मुखातिब हैं तो उनको लिखेंगे डियर मदर, उनका नाम तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उनसे जो रिलेशन है वो लिख देंगे आप, है ना। उसके बाद आप जो लेटर है उसकी मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। How are you? By the grace of God, I am quite fine. I am sorry that I could not write you earlier. तो कह रहे हैं कि आप सबसे पहले आपने पूछा आप कैसी हैं, अल्लाह के शुक्र से मैं ठीक हूँ, है ना। I am quite fine, यानी मैं ठीक हूँ। I am sorry, मैं आपसे माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, that I could not write you earlier, कि मैं आपको पहले खत नहीं लिख पाई। I was taking the exams test which ended yesterday. कह रहे हैं कि मैं एग्जाम दे रहा था, टेस्ट दे रही थी जो कि कल ही खत्म हुए हैं, है ना। I did well in all the papers, exams या टेस्ट, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, या पेपर या एग्जाम या टेस्ट जो भी आप दे रहे थे, है ना। तो कह रहे हैं कि मैंने अपने एग्जाम में अच्छा किया, यानी बहुत अच्छा मेरे पेपर्स गए या एग्जाम्स गए फिर टेस्ट गए। आई होप टू गेट 90% मार्क्स, कह रहे हैं मुझे उम्मीद है कि मेरे 90% मार्क्स आ जाएंगे। आई ऑल्सो होप आई विल स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, और मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि शायद मैं जो है क्लास में फर्स्ट आऊँ। इट इज पॉसिबल इफ यू प्रे मी, कह रहे हैं कि ये मुमकिन है अगर आप मेरे लिए दुआ करें, है ना। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है फिर से, और फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, पे माई रिगार्ड्स टू ऑल, यानी मेरा सलाम दुआ, यानी सबको, घर वालों को मेरा सलाम दुआ सब कह दीजिएगा, है ना। फिर आप लिख देंगे थैंक यू। फिर आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे योर लविंग सन या डॉटर, अगर आप सन है तो यहाँ पर सन पर मतलब सन लिख दिएगा, डॉटर नहीं लिखिएगा, और अगर आप डॉटर है तो डॉटर लिख दीजिएगा, और नीचे आपका आ जाएगा नाम, ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा लेटर। तो ये वाला जो लेटर है ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, इससे पहले वाला जो था बस कंडक्टर वाला वो फॉर्मल लेटर था, ठीक है। दोनों टाइप्स हमने कर लिए इसकी। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर आता है, अब आपके पैराग्राफ हो रहे हैं, पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं। तो पैराग्राफ जो है हम 3 पैराग्राफ करेंगे आज। तो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा नीड ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए इसकी जो है पैराग्राफ की कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैंने एक बेसिक पैराग्राफ आपको लिखवा दिया है, इसके अंदर अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं और अपने पास से भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीड ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, यानी एजुकेशन की या पढ़ाई की जरूरत सबके लिए। तो क्यों जरूरी है पढ़ाई, तो आप भी जानते हैं, ठीक है ना, आप सुनते भी आ रहे हैं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप जो है अपना नाम भी नहीं लिख पाएंगे, साइन भी नहीं कर पाएंगे, और आजकल के जमाने में बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो देखिए जरा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस पैराग्राफ को। एजुकेशन इज अ वेरी पावरफुल मीडियम टू ग्रो इन लाइफ एंड परसीव समथिंग इम्पोर्टेंट। कह रहे हैं एजुकेशन जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, एक जरिया है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए उसके थ्रू, ठीक है, और अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर पाए, कुछ जरूरी कुछ इंपॉर्टेंट हासिल कर पाए, वो एजुकेशन के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं।
इन अ ह्यूमंस लाइफ एजुकेशन बेनिफिट्स अ लॉट एंड डिक्रीजिंग द डिफिकल्टीज ऑफ अ हार्ड लाइफ। कह रहे हैं अगर हम इंसानी जिंदगी की बात करते हैं तो एजुकेशन से उसको ये फायदा होता है कि वो जो है अपनी डिफिकल्ट और हार्ड लाइफ को जो है वो क्या कर सकता है, बहुत ही स्मूथ और स्लो बना सकता है। स्लो से मतलब नहीं, बहुत ही स्मूथली वो गुजार सकता है उसको। स्लो नहीं, स्लो का मतलब ये नहीं, स्लो का मतलब मेरा मतलब था कि स्मूथ, है ना। द एक्सपर्टाइज ऑब्टेन थ्रू एजुकेशन, कह रहे हैं किसी भी फील्ड में आप एजुकेशन के थ्रू एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। इट एनकरेजेस एवरीबडी रिगार्डिंग देयर लाइफ, कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, एजुकेशन जो है बढ़ावा देती है हर इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए, उसके बारे में कुछ करने के लिए, ठीक है। सपोज कि वो इंसान है जिसे सब सड़क पर जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, या फिर सब मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिशियन है ना। अब उसे इलेक्ट्रिशियन तो वो है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन वो बड़ी सी कंपनी में उसको जॉब मिलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी उसने 10th-12th पास आउट नहीं की, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है ना। तो इसलिए क्या है, एजुकेशन अगर हम लेंगे तो हमें काम तो वही कर रहे हैं हम जो भी एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें बड़ी कोई कंपनी हायर नहीं करेगी अगर हमारे पास डिप्लोमा डिग्री नहीं होगी। तो इसके लिए हमें एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, ठीक है। Education is a way to enter into several doors with possibilities to obtain more real prospects in life to improve career growth। कह रहे हैं एजुकेशन जो है हमारे दरवाजे खोल देती है बहुत सारे, हमारी मतलब जैसे सपोज हमें किसी चीज में इंटरेस्ट है और अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, है ना। अपनी करियर ग्रोथ के लिए हम बहुत सारी चीजों को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उनमें से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं जिसके अंदर हम वाकई डेडिकेटेड हो उसको करने के लिए, है ना। Government is also arranging various programs to educate everyone about education and its benefits in our life, especially in rural areas। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारी पॉलिसीज बना रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स बना रही है ताकि जो है वो हर किसी को एजुकेट कर सके, ठीक है। एजुकेशन के बारे में वो क्या कर सके, लोगों को बता सके, लोगों को अवेयर कर सके उसके फायदों के बारे में हमारी जिंदगी में कि एजुकेशन के कितने फायदे हैं अगर हम एजुकेटेड हैं। अगर छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर हम बैंक जाते हैं और अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, अगर हम फॉर्म भरना नहीं जानते तो हम खड़े रहेंगे, है ना। जब तक कोई नहीं आएगा फिर वो अपना फॉर्म भरेगा, उसके बाद आप जाकर के उससे अपने फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, फिर उसका मूड हुआ तो वो आपका फॉर्म भर देगा, अदरवाइज नहीं भरेगा, है ना। नहीं तो अब ये नहीं, हम किसी ना किसी के मोहताज रहते हैं। अगर हम पढ़े लिखे होते हैं तो हमें क्या है, हम जो है अपने काम तो आएंगे आएंगे, साथ में दूसरों के काम भी आ सकते हैं, ठीक है। और खासकर इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो रूरल एरियाज में यानी गांव के इलाकों में बहुत ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि वहां पर अभी बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट नहीं है, यानी पढ़ाई लिखाई अभी इतनी ज्यादा आम नहीं है वहां पर। एजुकेशन डिलीवर्स नॉलेज ऑफ इक्वालिटी अमंग एवरीवन इन सोसाइटी एंड एनकरेजेस द ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द नेशन। तो कह रहे हैं एजुकेशन जो है वो इस बात को, इस नॉलेज को बढ़ावा देती है कि हर कोई इक्वल है ना, यानी सभी लोग बराबर हैं। समाज के अंदर रहने वाले सब लोग बराबर हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है, कोई बरतर या कोई कमतर नहीं है। और ये क्या करती है, ये हमारे नेशन की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र का विकास हो, उसके अंदर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इंप्रूवमेंट हो, है ना, तो उसके लिए भी हम सबका एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड एरा एजुकेशन परफॉर्म्स अ सुप्रीम रोल इन आवर लाइफ। कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर यानी अब हर चीज जो है वो मशीन पर डिपेंडेंट है, तो इसके अंदर भी एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी अगर आप कंप्यूटर चलाने बैठ जाते हैं तो आप कंप्यूटर चला ही नहीं पाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा तो, है ना। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है भाई ये एंटर है ना, यहाँ पर इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, मतलब छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, या आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ के उसके अंदर आगे आगे चल सकते हैं, है ना। कंप्यूटर की बुक लेकर अगर आप बैठ गए हैं, कोई प्रोग्राम अगर आप खोलते हैं तो उसको आप इजीली ऑपरेट कर लेंगे अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। और आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो खुद ब खुद आपके अंदर एक मतलब एक घबराहट सी रहेगी, है ना, आप मतलब कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बताया उन्होंने। फिर कह रहे हैं कि and in this era there are so many methods to boost the level of education. The complete criteria of education have now been modernized and education makes a big impact on anyone's life। तो कह रहे हैं जो ये पूरा कंप्लीट यहाँ पहले ऊपर वाली लाइन है कि इस एरा के अंदर बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशन के लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो पूरा कंप्लीट क्राइटेरिया है एजुकेशन का वो बिल्कुल मॉडर्नाइज हो गया है। अब आप मॉडर्नाइजेशन में ये देख सकते हैं कि आप घर बैठे बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जो आप वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ये भी तो एजुकेशन ही है। तो आप एजुकेशन ले रहे हैं, मॉडर्नाइज तरीके से ले रहे हैं, आपको स्कूल भी नहीं आना, यूनिफॉर्म भी नहीं पहननी, टाइम का भी कोई मसला नहीं है। सुबह में देखिए वीडियो, चाहे शाम में देखिए, है ना, आज देखिए कल देखिए, आपका डिपेंडेंट हो गई, ये नहीं मॉडर्नाइजेशन ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। एंड एजुकेशन मेक्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स लाइफ। और कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो हर किसी मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान, किसी भी इंसान पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो या फिर फर्क ना पड़ा हो, ये हर किसी पर जो है अपना इम्पैक्ट डालती जरूर है।
है ना। तो यानी एजुकेशन जो है वो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमें लेना चाहिए बजाय इसके कि हम अपना वक्त बर्बाद कर दें। हमें एजुकेशन लेनी है ताकि हम अपने करियर में ग्रो कर सकें, अपने नेशन के लिए उसकी भलाई का सबब बन सके, है ना, बजाय इसके कि हम जो है उसके लिए परेशानियां खड़ी करें। ये देखिए बेटा, अब आपका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है स्टूडेंट्स लाइफ, यानी अभी आप सब स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको बखूबी जान सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में यानी विद्यार्थियों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, तो इसके अंदर हम ये देखेंगे, है ना। इसमें आप कुछ अपने पॉइंट भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये कितना बड़ा हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। ठीक है, तो मैंने छोटा सा पैराग्राफ लिया है, तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लाइफ इज सीड टाइम ऑफ आवर लाइफ टू डू समथिंग गुड इन द फ्यूचर। कह रहे हैं स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो किसी की भी जिंदगी का सीड टाइम है। सीड टाइम का मतलब क्या होता है, यानी जब हम कोई पौधा उगाते हैं तो उसके अंदर पहले बीज डालते हैं, है ना। तो उस बीज पर डिपेंड करता है कि वो पौधा कितना अच्छा होगा। अगर वो अच्छी क्वालिटी का बीज है तो जाहिर है कि पौधे की जो ग्रोथ होगी वो अच्छी हो जाएगी, है ना। अगर वो खराब क्वालिटी का है तो शायद वो उग ही ना पाए, है ना, आगे ही ना चले। तो इसी तरीके से हमारे जिंदगी का जो सीड टाइम है, यानी जिस वक्त हमें कड़ी मेहनत करनी है, जिस वक्त हमें दिल लगाना है पढ़ाई के अंदर, कामयाबी की तरफ हमें सोचना है, तो वो जो सीड टाइम है वो हमारी स्टूडेंट लाइफ है ना। स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही हम सोचते हैं कि हमें अपने करियर में क्या चूज करना है, हमें किस तरीके से अर्न करनी है, किस तरीके से अर्न करना है, हमें अपने लाइफ में हमें क्या बनना है, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है ना, अपने नेशन के लिए हमें क्या करना है। तो ये स्टूडेंट लाइफ की सारी बातें हैं, कह रहे हैं ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। इसलिए हमें हमारा जो ये टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये। एट दिस टाइम एवरीवन गेट द एजुकेशन एंड प्रिपरेशन फॉर देयर नियर फ्यूचर। कह रहे हैं इस टाइम पर हर कोई एजुकेशन ले रहा होता है, तभी तो वो स्टूडेंट लाइफ है ना। और वो क्या करता है, वो अपने आने वाले फ्यूचर की तैयारी करता है। एज अ स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस टाइम फॉर यू। तो कह रहे हैं एक स्टूडेंट के नाते आपको ये समझना चाहिए कि टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टडी शुड बी आवर मेन फोकस इन दिस टाइम। कह रहे हैं कि इस टाइम पर जो स्टडीज है वो आपका मेन फोकस होनी चाहिए, है ना। यानी सब कुछ छोड़कर, सारी चीजें छोड़कर, सब दोस्ती सब कुछ छोड़कर के आपको सिर्फ किस पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। यू शुड रीड लॉट्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स टू एक्वायर मोर नॉलेज दैट विल गाइड यू इन द फ्यूचर। तो कह रहे हैं इस मतलब स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, न्यूज पेपर्स पढ़ने चाहिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके जो आपको गाइड करे आपके आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि जब हम चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं। फिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आप उसके लिए वैसे ही रिएक्ट करेंगे, है ना। यानी आपने सीख ली वो चीज, कोई एक नई चीज सामने आएगी तो आप कंफ्यूज होंगे कि क्या करूं। तो जब आप पहले पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि भाई हाँ इस तरीके से करना है सिचुएशन में, तो ये आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ व्हेन यू आर यंग, अदरवाइज यू विल फेस लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड डिफिकल्टीज इन द लेटर टाइम। तो कह रहे हैं जब आप यंग हैं, जब आप स्टूडेंट हैं, तब आपको अपनी हेल्थ की भी बहुत केयर करनी चाहिए। अगर आप यंग हैं और अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मेरे जो एक टीचर थे वो कहते थे कि भाई गर्ल्स एंड बॉयज सभी को जो है ना बचपन से ही खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी आपको अपने डाइट के अंदर मिल्क जरूर इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप हमारी एज बढ़ती चली जाती है ना, हमारे अंदर से जो बॉडी के अंदर जो चीजें हैं, जैसे सपोज कैल्शियम है, वाइटामिन है, ये कम होने लगते हैं, है ना। तो फिर हमें क्या होता है, फिर हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो वो दवाइयाँ ज्यादा नुकसान है बनस्बत इसके कि हम ग़िज़ा खाएं, है ना। तो हम दवाइयाँ खाने के बजाय क्या क्या खाएं, ग़िज़ा खाएं, यानी खाने पीने की चीजें इतनी अच्छी खाएं, बाजार की चीजों को ज्यादा फौकियत ना दें। हमें ज्यादातर चीजें ऐसी खानी चाहिए जो हमें हेल्थ की पर्सपेक्टिव से जो है हमारे लिए फ्रूटफुल हो, है ना। यू शुड गेट अ हैबिट टू गेट अप अर्ली एंड स्लीप क्विकली। आपको आपकी जो है ये आदत होनी चाहिए कि आप क्या करें, सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोएं, है ना। आजकल जो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है ऐसा, है ना। जितने भी ज्यादातर 99% लोग जो है वो रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, लगभग आधा दिन सोते ही रहते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस कैन हेल्प यू टू गेट अ फिट एंड फाइन बॉडी। और साथ साथ आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल आपकी बॉडी फिट रहे और फाइन रहे। ठीक है, जब आप फिट होंगे तभी आप फाइन होंगे, यानी अच्छे होंगे, है ना। दैट्स वाई ट्राई टू डू सम एक्सरसाइजेस एवरी डे। इसलिए आपको रोज कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। और हमेशा जो है आपको नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। यू नीड टू अवॉइड बैड कंपेनियंस। आपको जो है बुरी कंपेनियन से, यानी जो बुरे दोस्त हैं आपके, बुरे दोस्त से मतलब यानी जो थोड़े बिगड़े हुए हैं, है ना, जिनके लिए सब मस्ती करना सब कुछ है, तो उनसे आपको दूर रहना चाहिए। डोंट गेट कनेक्टेड विद फ्रेंड्स हु वेस्ट योर टाइम एंड ड्राइव यू टू गेट बैड हैबिट्स। तो कह रहे हैं कि अपना टाइम उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ बर्बाद मत कीजिए जो जिनकी बुरी आदतें हैं, है ना, या फिर जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं, तो या फिर उनके साथ रहकर आपको बुरी आदतें लग जाए, तो ऐसे दोस्तों से बिल्कुल किनारा कर लीजिए, है ना, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर आपके कंपेनियंस बुरे हैं तो आप भी बुरे माने जाएंगे, है ना। लोग कहते हैं जब इसके दोस्त ऐसे हैं तो ये भी ऐसा ही होगा।
तो ठीक है, इसलिए हमें ऐसा ऐसा दोस्त बनाना चाहिए कि अगर उनसे लोग मिले तो वो हमारे बारे में पॉजिटिव सोचे कि हाँ भाई इतने अच्छे दोस्त है तो ये भी अच्छा ही होगा, ठीक है, ये अच्छी ही होगी। एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो कह रहे हैं हर स्टूडेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कंट्री का बहुत बेहतरीन सिटीजन बने, बहुत अच्छा नागरिक बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने, कंट्री पर या देश पर वो बोझ होने के बजाय वो उसका सहारा बन सके, ठीक है, सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग पॉजिटिव एंड गुड फॉर द नेशन। तो कह रहे हैं ताकि कि वो क्या कर सके, वो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके अपने देश के लिए। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर सेल्फ फोकस ऑन योर गोल एंड प्रिपेयर फॉर अ गुड फ्यूचर। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने आप को बिल्कुल फोकस रखें, यानी भटके ना, बहके ना कहीं पर भी, है ना, अपने गोल से ना हटें और अपना जो है एक बेहतरीन फ्यूचर तैयार करें। देखिए जब हम 100% सोचते हैं तब हमें जाकर 98% मिलता है ना, और जब हम सोचेंगे ही नहीं कुछ तो फिर हमें क्या मिलेगा, सोचिए आप खुद, ठीक है। तो हमें पहले सोचकर चलना है, उस हिसाब से हमें वैसा ही बिहेवियर करना है जैसा जो चीज़ हमें अचीव करनी है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप सोचिए कि भाई मेरे 10th में बेहतरीन मार्क्स आने चाहिए ताकि मुझे साइंस साइड मिल सके। जब साइंस साइड मिल जाएगी फिर आपके उसके बाद 10th 11th 12th करने के बाद फिर आपको सोचना है कि मुझे कौन सी फील्ड का डॉक्टर बनना है, मुझे डर्माटोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है, ऑप्थेल्मिस्ट बनना है, क्या बनना है मुझे, तो उसके बाद उसके हिसाब से काम करना शुरू करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप पायलट बने तो फिर आपको साइंस साइड लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन के लेवल पर जाकर के चूज करने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स अपने। तो उसके लिए आपको बिहेवियर शुरू से ही करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने 10th तक सोचा ही नहीं कि मुझे क्या बनना है ना, फिर 12th में आप सोच रहे हैं अरे ये छोड़ो ये बन जाता हूँ, ये छोड़ो ये बन जाता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे, बेवकूफ बन जाएंगे बस आप। तो आपको बेवकूफ नहीं बनना है और ना बनाना है किसी को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कौन पढ़े, इतनी मेहनत कौन करे, है ना। तो आप बहुत ही हल्की सी जिंदगी चाहते हैं, यानी हल्के फुल्के से स्मूथली गुजरते रहे। लेकिन अगर कहीं खुदा न खास्ता कहीं कोई चीज कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है कि आपको जरूरत पड़ती है फिर किसी चीज की, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास पैसा हो, कोई पोस्ट हो, तब आपके पास फिर टाइम निकल चुका होता है। तो पहले से सोच के रखिए ताकि लोग जो है वो आप लोगों के काम आ सके, है ना। आपको लोग ढूंढने ना पड़े कि भाई ये कोई मेरा काम करवा दे, मेरा कोई ये काम करवा दे, लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास आए कि भाई आप हमारा कोई काम करवा देंगे। ये कितनी अच्छी बात होगी, है ना, कि आप किसी के काम आ सकेंगे, आप अपने लिए भी, अपने कौम के लिए भी, अपने देश के लिए भी कुछ कर सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सभी काम जो है आपको कब करने, अपनी स्टूडेंट लाइफ में करने। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप सिंसियर होंगे तभी आप कुछ बन पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर वही कोई छोटी मोटी दुकान खोलकर आपको बैठना पड़ेगा और फिर वही आपको बहुत ही ज्यादा एक स्लो तरीके से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि देखिए ये कोई बुरी बात नहीं कि आप छोटी दुकान खोलकर बैठ गए, है ना, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब आपको आपके पेरेंट्स एजुकेशन दिलवा रहे थे तो आपने ली नहीं, प्रॉपर सारे काम नहीं किए, है ना। अगर आप प्रॉपरली सारे काम करते तो फिर आपके पेरेंट्स यहाँ पर इतनी मेहनत करी, इतना पैसा लगाया है, तो आप क्यों नहीं चीज कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने करना ही नहीं चाहा। तो अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर आप बाद में अपने आप से ही मतलब आपको बहुत ज्यादा शिकायतें हो जाएंगी, है ना। आप सोचेंगे काश मैंने ये कर लिया होता है, वो कर लिया होता। तो इससे बेहतर ये कि आप कर लें, सोचने से बेहतर ये कि आप कुछ कर लें। तो ये हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ, स्टूडेंट्स लाइफ विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके लेवल के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था और इसके अंदर आप एड ऑन कर सकते हैं कुछ बातों को। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ की तरफ। थर्ड पैराग्राफ बेटा आपका वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जहां चाह वहां राह। ये है इसका हिंदी का जो ट्रांसलेशन है। बेटा ये एक कहावत है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, यानी दिल से अचीव करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है उसको अचीव कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो डर कर बैठे रहें और कुछ ना करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं कर लूंगा और कर ही लेंगे, तो फिर आप कोशिश भी करेंगे, उसके लिए दुआएं भी मांगेंगे, है ना। फिर आपके जो आसपास के लोग हैं जब आपको देखेंगे कि भाई वाकई आप इतने डेडिकेटेड है इस काम के लिए, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप उस चीज को जरूर पालेंगे, है ना। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। Where there is a will, there is a way is an English proverb that emphasizes hard work, determination and goal. तो आप कह रहे हैं कि जहां चाह वहां राह, ये जो है एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, एक इंग्लिश कहावत है जो इस बात पर जोर देती है, किस बात पर जोर देती है, कड़ी मेहनत पर। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, यानी एक ऐसा काम जिसको आपने सोच लिया है कि करना है, यानी करना ही है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। एंड गोल, यानी आपका जो गोल है, सपोज कि आपको जो है क्या करना है, आपको साइंटिस्ट बनना है ना, तो आपका गोल क्या हो गया, साइंटिस्ट बनने का गोल हो गया। तो उसको आपको अचीव करने के लिए हार्डवर्क भी करना पड़ेगा और डिटरमाइंड भी होना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके, अवॉइड करके आपको अपने गोल की तरफ चलते रहना पड़ेगा। द स्टेटमेंट शोज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ विल पावर। कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बताती है, किसकी इंपॉर्टेंस को बताती है, विल पावर की, इच्छा शक्ति। यानी हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, उसको करने की कितनी इच्छा हमारे अंदर है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी उतना ही ज्यादा हम उसको कर पाएंगे। एंड द चेंज इट ब्रिंग्स ऑन एन एवरेज पर्सन लाइफ। और कह रहे हैं कि इस बात से ये भी हमें पता चलता है कि इस मतलब ऐसा नहीं कि
जो लोग गरीब हैं, जो लोग एवरेज फैमिली के हैं, फिर जो एवरेज मेंटेलिटी के हैं, एवरेज इंटेलिजेंस के हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, किसी भी एवरेज पर्सन की लाइफ पर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ सकता है, तो वो भी जो है डिपेंड करता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे पर। यानी जहां पर आपको जितनी चाहत होगी किसी चीज की, जितना आप उसको पाना चाहते होंगे, उतना ही आप उसको पालेंगे, इवन चाहे आप फिर किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो। इट मीन्स दैट इफ यू हैव विल पावर टू अचीव समथिंग, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, देन नथिंग कैन ब्लॉक योर पाथ, फिर कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। बेटा देखिए, बहुत सारे, देखिए मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ। जैसे आईएएस और आईपीएस होते हैं, ये इंडिया की हाईएस्ट पोस्ट में आते हैं, है ना। यानी आईएएस और आईपीएस जो है इंडिया के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, ये पोस्ट ऑफिसर सॉरी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो आईएएस बनना और आईपीएस बनना कोई ऐसा था नहीं कि बस हलवा है यूं ही बन जाएंगे। बेटा बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। यूपीएससी का एग्जाम निकालना पड़ता है, उसके बाद वो आपसे खुद पूछते हैं, जब आप उसके अंदर टॉप कर लेते हैं, कि भाई आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, और ये इसके अलावा और बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो यहाँ तक पहुंचना भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है। ऐसा बहुत सारे हमारे आईएएस और आईपीएस रह चुके हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो, किसी की चाय की छोटी सी दुकान है, कोई रिक्शा चलाते हैं, है ना। कोई मतलब बहुत, उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है ना। बहुत सारे लोगों के पास घर में जलाने के लिए लाइट तक नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने वो चीज अचीव कर ली। इट मीन्स कि उनके अंदर विल पावर थी कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने करके ही दिखाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम ये सोच लें कि हम तो गरीब हैं, हम ट्यूशन कहाँ से पढ़ेंगे, हम कैसे नंबर लेकर आएंगे, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो फिर वाकई नहीं होगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक होगा भी नहीं, है ना। डिटर्मिनेशन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर एनीवन टू अचीव सक्सेस। कह रहे हैं डिटर्मिनेशन जो है वो एक तरीके की एक फोर्स है जो हमारे अंदर होती है ना। ये फोर्स होती है जो हमें ड्राइव करती है, जो हमें चलाती है अपना गोल अचीव करने के लिए, हमें कामयाब बनाने के लिए। जो है हमारे अंदर एक ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूंगा, है ना। ये होना चाहिए हमारे अंदर। तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि आप घमंड करें कि नहीं जी मैं ही कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, आपको दुनिया से क्या लेना, वो करे ना करे, आपको कर रहा है तो करना है ना। When man's desires remains as wishes and lack परजीवियरेंस एफर्ट्स। कह रहे हैं कि जब किसी इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं वो विशेष बन जाती हैं, यानी इच्छाएं बनकर रह जाती हैं, यानी वो जो है ना सिर्फ ऐसा होता है कि काश मैंने ये कर लिया होता। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अगर वो उसको उसको उसकी लगन कम हो जाती है, उसके एफर्ट्स कम हो जाते हैं, उसका मकसद वो पा नहीं पाता, तो उसके बाद वो सारी जिंदगी अनसेटिस्फाई रहता है ना। कई बार जब उसका लगता है कि थोड़ी और मेहनत कर ली होती है ना, थोड़ा और कोशिश कर ली होती, तो उसको जो है ना वो अनसेटिस्फेक्शन जो है, यानी मतलब सेटिस्फाई का मतलब यानी उसको तसल्ली हो गई ना। अब अगर उसको वो डिजायर उसकी पूरी नहीं हुई, उसकी ख्वाहिश वो पूरी नहीं हुई, तो वो अनसेटिस्फाई रहेगा, यानी उसको तसल्ली नहीं होगी, है ना, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो यानी पहले ही स्टार्टिंग से ही आप इतनी अच्छी तरीके से कोशिश करें कि ना मिलने की कोई उम्मीद ही ना रहे। Therefore, without determination and strong willpower, a man cannot achieve anything। कह रहे हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर अगर डिटर्मिनेशन नहीं है, यानी वो दृढ़ निश्चय नहीं है, उसके अंदर पुख्ता इरादा नहीं है, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो फिर वो कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, देयरफॉर टू रीच सक्सेस, इसलिए कहते हैं कि भाई अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, वी शुड हैव डेडिकेशन एंड इंटरेस्ट इन वर्क। तो हमारे अंदर जो डेडिकेशन होनी चाहिए कि फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। और अपने काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। अपनी जो फील्ड है वो चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ऐसा ना हो कि आपको इंटरेस्ट तो है भाई आर्ट्स में, है ना, और आप लेके बैठ गए साइंस, तो आप जो है अपना सर खपाते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स लें और उसके अंदर बेहतरीन करके दिखाएं। ठीक है, तो हमारे अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। सपोज छोटे से एग्जाम्पल है कि भाई अगर सबको शादी में भी अगर जाना है और आपको पढ़ाई करनी है, तो फिर आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको शादी में नहीं जाना, आपको शादी को छोड़ना पड़ेगा शादी में जाने को, है ना। बैठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत सिंसियरली, और फिर देखिए अब जब आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट इंशाल्लाह आएंगे। तो बेटा ये आपका थर्ड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने क्या क्या किया है बेटा, 2 लेटर्स किए हैं और 3 पैराग्राफ्स किए हैं। ये पांचों काम आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक में करने हैं। बहुत ही ध्यान से हर चीज की हेडिंग बनाकर प्रॉपर्ली कीजिएगा। जहां लाइन छोड़ने की लिखा है वहां लाइन छोड़नी है, जहां पर हेडिंग बनानी है वहां हेडिंग बनानी है, और प्रॉपर सब कुछ करते चले जाइएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट इसमें पूरा ओवरव्यू दिखा देती हूँ पूरी पिक्चर का, ताकि आप आराम से लिख पाए। ठीक है, ये देखिए आपका पैराग्राफ है, नीड ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स लाइफ दूसरा वाला पैराग्राफ है आपका, और थर्ड पैराग्राफ है आपका वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और ये लेटर है बस कंडक्टर की, जो कंप्लेंट आप कर रहे हैं वो वाला लेटर है आपका। और ये आपका लेटर है
कि आप अपनी मदर को बता रहे हैं कि आपका टेस्ट कैसा गया। ठीक है बेटा, ये 5 चीज़ों की आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।